Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is laws of motion. तो क्लास 9th लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में। फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमने ये सीखा कि किस तरह कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो किस तरह वो उसकी वेलोसिटी में चेंज करता है और किस तरह से हम उस फोर्स को डिटरमाइन करते हैं। ये हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ से सीखा और साथ में मोमेंटम के बारे में भी सीखा। तो अब हम बात करेंगे आज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने ये बताया, व्हेन ए ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the another object instantaneously exert equal and opposite force on the first object। इसका मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट सेम फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स बट इक्वल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं एक्शन या एक्शन फोर्स, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट वापस से जो फोर्स अप्लाई करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उसको बोलते हैं रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। तो इससे क्या निकल के आता है कंक्लूजन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है ना कि जब हम गन से फायर करते हैं बुलेट को, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका यही आपको देखने को मिलेगा कि देखिए किस तरह से बुलेट जो है वो आपने कभी गन ट्राई किया हो, चला के देखा हो, या जैसे कभी आप एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं फेयर में तो वहां पर नहीं वो बैलून लगा देते हैं और गन से उनको फोड़ना होता है। तो उस तरह से अगर वहां पर आपने कभी गन यूज किया हो तो आपने ये फील किया होगा जब भी आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो एक छोटा सा पुश, हल्का सा पुश आपको भी लगता है ना वापस से। तो यहाँ पर यही है, जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं तो गन की जो बुलेट है उस पर एक मशीन से फोर्स अप्लाई होता है। तो जो बुलेट है वो सेम मैग्नीट्यूड में सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स गन पर लगाती है, इसीलिए आपको जो है रिकॉइल फील होता है, यानी पीछे की तरफ धक्का फील होता है उस गन से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि बुलेट वाले एग्जांपल में बुलेट पर एक्शन फोर्स लगा और बुलेट ने रिएक्शन फोर्स गन पर लगाया। सेकंड कि ये जो फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा तो उसमें एक्सीलरेशन आता है। लेकिन ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास पर अप्लाई होते हैं या एक्ट करते हैं, इसीलिए ये सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे कि जब आप बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो बहुत दूरी तक जाती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो ज़्यादा दूरी पर जाती है और वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है। और आपको जो रिकॉइल फील होता है यानी कि पीछे की तरफ धक्का या रिएक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है, बस एक हल्का सा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बुलेट का मास कम होता है और गन का मास बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये आप पहले समझ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि मोर मैसिव ऑब्जेक्ट मींस मोर इनर्शिया। तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती है तो उसको एक्सीलरेशन कम रहेगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ आपको इससे समझ में आई ना? या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से भी इसको आप इस जो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया है न्यूटन ने उसको आप स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कैसे कि दो स्प्रिंग बैलेंस लेंगे आप और उनको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि यहाँ एक रिजिड या किसी बॉल पर आपने इस तरह से यहाँ पर एक लगाया और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस का हुक इसमें और ये इस तरह से फिट कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों में ही अंदर रीडिंग चल रही है।
तो अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से आप इसको जो है खींचना शुरू करेंगे ये बैलेंस को, तो आप क्या देखेंगे कि जितना भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ही बैलेंस में इक्वल रीडिंग आएगी। मान लीजिए ये है ए और ये है बी बैलेंस, तो ए बैलेंस को जब आपने खींचना शुरू किया तो ए जो है वो बी पर एक्शन फोर्स लगा रहा है और बी सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो इसीलिए जब आप यहाँ से खींचते हैं तो दोनों बैलेंस में जो है वो रीडिंग इक्वल आती है। ए जो है वो बी पर एक्शन कर रहा है, एक्शन फोर्स लगा रहा है, और बी ए पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी, इसीलिए ये रीडिंग जो है इक्वल है। और डायरेक्शन देखिए, ए की बी की तरफ है और बी की ए की तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया। ये इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जब आप वॉक करते हैं, आप फ्लोर पर वॉक करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपने एक्चुअली आप वॉक करने के लिए अपने फुट से फ्लोर पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो फ्लोर उतना ही फोर्स आपके पैर पर अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए आपका पैर आगे बढ़ता है। और यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते हैं और आप 1 2 3 4 4 स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं या चलते चलते हैं। आपने फील किया होगा कि आपको अगर ज्यादा तेज चलना है या ज्यादा तेज दौड़ना है तो आपको अपने पैरों से ज्यादा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ग्राउंड पर। तो ये रीजन वही है कि आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे ग्राउंड पर उतना ही रिएक्शन फोर्स ग्राउंड आप पर अप्लाई करेगी और आप उतनी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आई ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि जब कभी आपने बोटिंग की हो तो जब आप बोट से उतरते हैं तब आपने फील किया होगा ना कि आप अगर बोट से आगे की तरफ उतरते हैं तो बोट पीछे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन चल रहा होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स वहां वर्क कर रहे होते हैं। कैसे कि जब आप वहां से जंप करेंगे बोट से ग्राउंड पर या किनारे पर आने के लिए जंप करेंगे तो आप एक पुश देंगे, बैकवर्ड पुश देंगे आप एक बोट को, जितनी फोर्स के साथ उतनी ही फोर्स के साथ आप आगे की तरफ बोट आपको रिएक्शन फोर्स देगी। तो इस तरह से आप जो है अगर आगे जाते हैं बोट को पीछे पुश करते हैं और बोट आपको आगे की तरफ पुश करती है, इसीलिए जब आप उतरते हैं तो बोट जो है डिसबैलेंस सी हो जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जांपल से आपको ये लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखने की है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट्स ऑन, ये दोनों ही फोर्स एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और दोनों ही जो है वो डिफरेंट मास होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का, इसीलिए डिफरेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। डिफरेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है दोनों ही ऑब्जेक्ट पर। थर्ड पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये 4 पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं, तो इससे आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ एक टॉपिक और हम लेंगे, इम्पल्स। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इम्पल्स। इम्पल्स जो है आपने मोमेंटम जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ सीख रखा है, तो इम्पल्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वेलोसिटी चेंज आता है। मान लीजिए u से v हो रहा है उसका वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी चेंज आएगा और जितने टाइम तक आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उतने टाइम तक जो है वो फोर्स उस पर अपना जो है मोमेंटम में देखा था, मोमेंटम जो है वो होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स और इम्पल्स जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होता है। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यानी कितनी तीव्रता से फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो इम्पल्स को जो है कैपिटल I से डिनोट करते हैं और इम्पल्स जो है वो अप्लाइड फोर्स एंड टाइम टेकन का, या जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका प्रोडक्ट होता है। तो I इक्वल टू यानी इम्पल्स इक्वल टू F इंटू T होता है। ठीक है, इतनी बात यहां से आपको समझ आई ना। अब इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन हो देख लेते हैं साथ में। अच्छा, इसके यहां से फॉर्मूला से देखिए किसकी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड, और न्यूटन सेकंड क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड होती है ना इसके बराबर। तो ये कैसे होता है, ये इसकी आप देख रहे हैं ना कि इसकी यूनिट जो है वो मोमेंटम के बराबर ही है। तो अब हम रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम देख लेते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक छोटा सा, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, क्या रिलेशन होता है। तो अभी मैंने जो कंडीशन आपको बताई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी v में चेंज हो जाती है। और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए हमने ये फोर्स अगर अप्लाई किया है तो एक एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये आप चैप्टर जो मोशन वाला चैप्टर पढ़ा आपने, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वहां से अच्छी तरह आप समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ये डेरिवेशन आपने समझा था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका समझा था मेरे साथ आपने जब आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो वहां से हम ये फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, v माइनस यू को हम डेल्टा v से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा v मीन्स होता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फिर फाइनल क्या हो गई, तो उसको वेलोसिटी डिफरेंस जो है वहाँ डेल्टा साइन, ये जो ट्राइंगल जैसा साइन है इसको डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा v का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ v माइनस यू की जगह हम डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं या डेल्टा v भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा, अगर t को इधर ट्रांसफर कर दें हम तो f इंटू टी इक्वल टू एम v माइनस यू। तो यहाँ पर v माइनस यू की जगह हम m डेल्टा v भी लिख सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ। और जो मोमेंटम होता है यानी संवेग जो होता है, इम्पल्स को बोला जाता है हिंदी में आवेग। ठीक है, और मोमेंटम को बोला जाता है संवेग। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं इस बात को कि ये जो m इंटू वी जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। जब आपने मोमेंटम पढ़ा था तो सीखा था ना। और अभी अभी आपने देखा कि इम्पल्स होता है F इंटू टी, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम में जो v यूज होता है एक्चुअली वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ही होता है। ठीक है, तो वहां डेल्टा भी लिखना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूव हुआ ना कि इम्पल्स इक्वल टू मोमेंटम, यानी जितनी इंटेंसिटी से फोर्स वर्क करेगा उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। यहाँ से ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, इसीलिए इनकी यूनिट्स जो है वो सेम होती हैं। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आई। तो आज मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके इलस्ट्रेशंस और एक नया टॉपिक इम्पल्स, ये तीन चीजें जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।